अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम लोग कल पढ़ रहे थे अल्काइल हैलाइड्स को। हमने अल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक बात की थी कि कौन से इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड को और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या है। अगर हम अल्काइल हैलाइड को देखें, हमारे पास RF है, कार्बन टू फ्लोरीन, अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल आयोडाइड। सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स आर मोर रिएक्टिव दैन नॉन पोलर। जो जितना ज़्यादा पोलर है उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पोलर अल्काइल फ्लोराइड्स हैं, ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी जिसकी सबसे ज़्यादा है वो अल्काइल फ्लोराइड, और लीस्ट पोलर अल्काइल आयोडाइड है, ठीक है। दूसरा फैक्टर जिस पे रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी वो है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। एक तो रिएक्टिविटी हम डिसाइड करेंगे पोलैरिटी की बेस पे, दूसरा डिसाइड होगी बॉन्ड एनर्जी की बेस पे डिसाइड करते हैं। और अगर हम बॉन्ड एनर्जी देखें तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी फॉर अल्काइल फ्लोराइड है और लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी फॉर अल्काइल आयोडाइड है। तो अगर हम पोलैरिटी की बेस पे बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए अल्काइल फ्लोराइड को। ऑर्डर जो होना चाहिए, ठीक है नहीं है की बात नहीं हो रही। अगर हम पोलैरिटी की बेस पे देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी अल्काइल फ्लोराइड्स, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड और फिर होना चाहिए अल्काइल आयोडाइड को। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होना चाहिए। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बेस पे बात करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी जिस बॉन्ड की कम होगी वो इजीली ब्रेक होगा। बॉन्ड एनर्जी होती है RF की तकरीबन 347 के करीब, जबकि RI बॉन्ड की 228 230 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह RBR की 290 ये 3 नहीं, आई थिंक 400 समथिंग होती है। ये है 467 और 346 इसकी है 467 और अल्काइल क्लोराइड की 347, ठीक है। ये इनकी बॉन्ड एनर्जी है। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बेस पे देखते हैं तो हमारे पास सबसे कम बॉन्ड एनर्जी है अल्काइल आयोडाइड की। तो रिएक्टिव इसे होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी की बेस पे ऑर्डर होना चाहिए RI मोर रिएक्टिव, देन RBR से कम रिएक्टिव होना चाहिए RCl को, और सबसे कम रिएक्टिव होना चाहिए अल्काइल फ्लोराइड्स को। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ जाते हैं, दो ट्रेंड आ जाते हैं। अब अगर हमारे पास सवाल है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड अपॉन विच फैक्टर, तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पोलैरिटी, दो फैक्टर के बेस पे डिसाइड करेंगे। और मेनली इट एक्सपेरिमेंटली जब ये चेक की गई रिएक्टिविटी तो अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव। ये पता चला कि अल्काइल आयोडाइड मोर और ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो एक्सपेरिमेंटली कौन सा फैक्टर डिसाइड कर रहा है? बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करती है रिएक्टिविटी को, नॉट बॉन्ड पोलैरिटी। पोलैरिटी की बेस पे इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड नहीं होती, पोलैरिटी की बेस पे नहीं बल्कि बॉन्ड एनर्जी की बेस पे। अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव। वाई? बिकॉज कार्बन टू आयोडीन बॉन्ड एनर्जी इज लो, इट इजीली डिसोसिएट, इट इजीली ब्रेक। कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज़ वेरी हाई, तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इस वजह से जो हमारे पास रिएक्टिविटी है अल्काइल फ्लोराइड्स की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, जबकि अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड्स का ट्रेंड है। अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ट्रेंड देखें तो फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव, आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव। उसकी वजह क्या होती है?
F बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, शॉर्ट बॉन्ड है, और इतनी कम है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इजीली डिसोसिएट हो जाता है। तो अमंग फ्लोराइड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव। जबकि अगर हम बात करते हैं हैलाइड्स की तो अल्काइल फ्लोराइड इज लीस्ट रिएक्टिव, अल्काइल आयोडाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो आपने एक तो ये ट्रेंड या ये याद रखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड किस बेस पे डिसाइड हो रही है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड का जो डिसाइड करने का फैक्टर है वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी की बेस पे है। और कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इनमें सबसे कम है, और अल्काइल आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, वीक बॉन्ड है। इसका मतलब है कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। और रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ कुछ बेसिक टर्म है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए लाजमी। सबसे पहली बात है अल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इनका जो सबसे कॉमन रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब इन्हें हम रिएक्ट कराएंगे विद न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे NU विद अ लॉन पेयर। दे अंडरगो एलिमिनेशन, अल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन होगी। दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन विद बेस। अगर हम बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अगर हमारे पास एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, उसे दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर देता है, ये इधर बॉन्ड बनाए इसे निकाल दे, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेसेस अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जनरल है, न्यूक्लियोफाइल भी कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकता है। ठीक है, तो ज़रूर ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। तो इसलिए जनरली इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एटम रिप्लेसेस अनदर एटम, इसे हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में कुछ टर्म यूज़ होती हैं, जैसे कि सबसे पहले जिस मॉलिक्यूल पे रिएक्शन हुआ it is called substrate molecule on which substitution reaction occurs। जिस मॉलिक्यूल पे रिएक्शन हो रहा है या कोई भी मॉलिक्यूल जिस पे कोई रिएक्शन होगा वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल अंडरगो रिएक्शन, इसे हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं। दूसरी चीज़ है न्यूक्लियोफाइल विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह दें, ऐसी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगी। जनरली इलेक्ट्रॉन रिच होगी, मे हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मे बी नेगेटिवली चार्ज। ऐसी स्पीशी जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हम उसे न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन है विच वन इज द न्यूक्लियोफाइल, या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इट इज न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल H2S इज अ न्यूक्लियोफाइल,
ठीक है। H2S सल्फर के पास लोन पेयर है। वाटर इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। एमीन्स न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। OH नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोक्साइड आइन। NH2 नेगेटिव एमाइडाइन, सोडामाइड से बनता है, NH2 से बनेगा, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमें मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसी भी मॉलिक्यूल में क्या चीज़ होगी, किसी भी मॉलिक्यूल में वो कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अल्काइल हैलाइड में हैलोजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड पे आ जाते हैं तो C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच ये कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहेंगे, कहते हैं। लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप और इसे लीविंग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। वो हेलोजन एटम विच लीव्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हेलोजन एक लीविंग ग्रुप होगा जो कि सबस्ट्रेट को छोड़ जाएगा। कोई सा हेलोजन, ये भी हो सकता है कि मैं क्लोराइड को आयोडाइड से रिप्लेस करूं तो क्लोराइड लीविंग ग्रुप, आयोडाइड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। लीविंग ग्रुप लीव एज अ न्यूक्लियोफाइल, लीविंग ग्रुप जो लीव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल लीव करेगा। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो लीविंग ग्रुप खुद एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, हम आइडेंटिफाई कर सकें देखते ही कि रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन टू एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम टू एडजेसेंट पोजीशन। दो एडजेसेंट, मैं कहता हूँ यहाँ X अटैच है, यहाँ Y अटैच है, ये दोनों रिमूव हो जाएं और जिन दो कार्बन से रिमूव हो इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बने, अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में चेंज हो गया। अगर ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज हो जाएगी। डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल में चेंज हो गया, या एक डबल बॉन्ड है तो उसमें दो डबल बॉन्ड बन गए अगर डिफरेंट पोजीशन है। तो क्या होगा, जनरली एलिमिनेशन इज द रिएक्शन इन विच टू एटम्स आर रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन एंड कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट अ कॉस्ट ऑफ कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड। तो इसे हम एलिमिनेशन कहेंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर सकें देखते ही रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, एलिमिनेशन की डेफिनेशन हमें मालूम हो, हम उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकें। हमें मालूम होना चाहिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। जनरली अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड इज़ अ सबस्ट्रेट, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन रिएक्शन हो। जब रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, अल्काइल हैलाइड इज़ अ सबस्ट्रेट, क्योंकि रिएक्शन उस पर होना है, अल्काइल हैलाइड पे होना है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे मज़ीद ऐड करते हैं बात को, न्यूक्लियोफाइल और बेस, एनी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट ऑल्सो एक्ट एज अ बेस। हर वो चीज़ जिसके पास लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकती है। इट डिपेंड, इफ
it attacks on electrophilic carbon. If it is in search of carbon atom, it is a nucleophile. अगर उसने कार्बन पे अटैक किया, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। और अगर वो हाइड्रोजन की तलाश में है, किसकी तलाश में? हाइड्रोजन एटम की सर्च में है, और उसने हाइड्रोजन निकाल लिया, तो हम कहेंगे ये बेस है। OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव इज अ बेस। ये एक बेस भी है, ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है। जिस वक्त ये अटैक कर दे कार्बन पे, तो हम कहेंगे ये न्यूक्लियोफाइल है। जिस वक्त इसने निकाल लिया हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे ये बेस है। ठीक है, तो कोई भी, ये बेस भी हो सकती है, ये भी न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन रिएक्शन। इसी तरह एक और बात याद रखनी है, I नेगेटिव, ठीक है, इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। एज वेल एज गुड लीविंग ग्रुप, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है। लीविंग ग्रुप की बात यहाँ रह गई भाई। लीविंग ग्रुप जनरली हैलोजन एटम लीविंग ग्रुप होगा, लेकिन इसके अलावा भी लीविंग ग्रुप हो सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ अल्काइल हैलाइड की ही हो। तो अच्छे लीविंग ग्रुप क्या होंगे, बैड लीविंग ग्रुप क्या होंगे? जनरली बल्कियर साइज के मॉलिक्यूल्स अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। टॉजिलेट इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप, टोसाइल ग्रुप और टॉजिलेट। भाई गुड लीविंग ग्रुप्स ज़रा देख लें। गुड लीविंग ग्रुप SO3 नेगेटिव। जी स्टूडेंट्स, तो गुड लीविंग ग्रुप हमारे पास क्या होंगे? एक तो बल्कियर साइज का लीविंग ग्रुप जिस पे नेगेटिव चार्ज मोर डीलोकलाइज्ड हो, वो गुड लीविंग ग्रुप हो जाएगा। जहाँ जो मोर स्टेबल होगा, और जहाँ डीलोकलाइज नेगेटिव चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वो गुड लीविंग ग्रुप हो जाएगा। एक तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। दूसरा, वो ग्रुप जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, वो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होगा, वो आसानी से लीव नहीं करेगा, जिसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कि हमारे पास अगर हम गुड लीविंग ग्रुप की बात करें तो Cl नेगेटिव इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप, Br नेगेटिव इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप, I नेगेटिव इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप। लेकिन फ्लोराइड एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसके अलावा हमारे पास HSO4 नेगेटिव इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि जब ये लीव करेगा तो नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो ये इजीली स्टेबलाइज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बैड लीविंग ग्रुप की बात करेंगे, पुअर लीविंग ग्रुप्स, ठीक है, बैड लीविंग ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसी तरह अगर हमारे पास नाइट्रोजन के साथ कार्बन अटैच है, NH2 कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे पास अल्कोऑक्साइड, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप होता है, तो अल्कोक्सी ग्रुप इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं। कार्बन टू ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, प्लस अल्कोऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम होती है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत मशहूर गुड लिविंग ग्रुप है जिसे हम टोसाइल ग्रुप कहेंगे, टॉजिलेट। ठीक है, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, टोसाइल ग्रुप, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसे टोसाइल कहते हैं, इसे टॉजिलेट भी कहेंगे। ठीक है, इसे पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, ये पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड से बना हुआ होता है। अगर ये अटैच हो, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और ये ग्रुप अटैच हो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, तो ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप है टोसाइल ग्रुप। ठीक है, तो आपने याद रखने हैं गुड लिविंग ग्रुप कौन से हैं, बैड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप कौन से हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इन रिएक्शंस की। तो भाई हमारे पास जो रिएक्शन है, सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे और उसके मेन की पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि आपको लाजमी मालूम होने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज़्म हैं, एक है SN1, दूसरा SN2। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए SN1 इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म,
SN1 is a two-step, SN1 is a two-step mechanism, SN2 is a single step. जहाँ पे 2 लगा हुआ है, लिखा हुआ है SN2, इसका मतलब है इसका 1 स्टेप है। जहाँ लिखा हुआ है SN1, इसके 2 स्टेप है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ज़रा हम साथ साथ कंपैरेटिव बात करते जाते हैं कि हमें इनके बारे में क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एमसीक्यूज़ में इनमें से कुछ भी आ सकता है। इट इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, चूज द मैकेनिज्म विच प्रोसीड इन अ 2 स्टेप्स। ठीक है, उसके अलावा यूनिमॉलिक्यूलर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो इस तरह की कोई भी चीज़ एमसीक्यूज़ में आ सकती है। तो इसलिए हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए SN1, SN2, E1, E2 की। तो SN2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म। SN2 is given by primary alkyl halide, SN1 is given by tertiary alkyl halide। ठीक है, SN2 में बॉन्ड ब्रेकिंग, in SN2 bond breaking and bond formation take place simultaneously। एक ही साथ, एक ही वक्त में बॉन्ड बन रहा है, दूसरी तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। किसकी बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन? न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा, लिविंग ग्रुप का ब्रेक होगा। फर्स्ट carbon to leaving group bond break, then nucleophile to carbon bond formed। पहले लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनता है, अलग अलग स्टेप में। प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। प्रोसीड थ्रू कार्बोकैटाइन, यहाँ पे एक कार्बोकैटाइन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म भाई, कार्बन हैलोजन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कार्बन अटैच टू हैलोजन इज फर्दर अटैच टू ओनली 1 कार्बन, एक कार्बन होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, बाकी अटैच 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जनरल मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो सकती है, विच मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल है खुद, उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या भाई, ये मॉलिक्यूल sp3 टेट्राहेड्रल है, sp3 टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमेशा, कहाँ से अटैक करेगा? जिस तरफ लिविंग ग्रुप अटैच है उसकी अपोजिट साइड से अटैक होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन बॉन्ड मेकिंग शुरू होगी, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। न्यूक्लियोफाइल कार्बन, कार्बन टू लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक होगा, लिविंग ग्रुप X है, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। और उसके अलावा बाकी अटैच ग्रुप या तो मिथाइल होगा या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। ये जो है इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें हम शो कर रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। एक तरफ बॉन्ड बन रहा है, दूसरी तरफ बॉन्ड टूट रहा है। इसकी पोलैरिटी क्या है? हैलोजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल पार्शियल नेगेटिव। 5 मेंबर 1 2 3 4 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, कार्बन के 5 बॉन्ड हैं, 2 एक ब्रेक हो रहा है, एक बन रहा है, 3 जो है वो प्योरली कोवेलेंट
5 बॉन्ड 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, नॉट टेट्राहेड्रल, ये अब टेट्राहेड्रल नहीं है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल CH2R। 100% न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैच हुआ है, हम कहेंगे 100% इन्वर्जन। SN2 में क्या होती है? 100% इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, जिस तरफ पहले लिविंग ग्रुप था उसके अपोजिट न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, क्योंकि उसने बैक साइड से अटैक किया है। इस साइड से अटैक पॉसिबल नहीं कि ये इधर से आए और इधर से इसे निकाले, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। ये है हमारे पास SN2 का मैकेनिज्म तक की बात। अब हम इसका भी मैकेनिज्म लिख लेते हैं, फिर बाकी भी बहुत से फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। भाई फर्स्ट स्टेप, लिविंग ग्रुप लीव, टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा, हैलोजन एटम पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ये पहले लीव कर जाएगा। आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल होता है स्टेप। इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप, स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, याद रखने की चीज़ें हैं ये सारी। स्लो स्टेप आयोनाइजेशन है SN1 मैकेनिज्म में। R कार्बन R ग्रुप पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, बनने वाला कार्बोकैटाइन, ठीक है, एक कार्बोकैटाइन बन गया। अब ये कार्बोकैटाइन कैसा है? दिस कार्बोकैटाइन इज अ प्लेनर, ये एक प्लेनर कार्बोकैटाइन है। sp3 हाइब्रिड सबस्ट्रेट चेंज इनटू sp2 हाइब्रिड कार्बोकैटाइन, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैटाइन। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैटाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगला स्टेप, कार्बोकैटाइन है, कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैटाइन है। इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, एक प्लेन पे है, एक प्लेनर है, न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करे या न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करे। इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक फ्रॉम बोथ साइड, इधर से अटैच हो जाए या इस तरफ से अटैच हो जाए, देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी। एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक पेज है, इस तरह है कार्बोकैटाइन प्लेन, एक प्लेन पे न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैच होगा तो ये यूँ हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैच होगा तो ये इस तरफ को यूँ हो जाएगा, ठीक है। 50% इन्वर्जन, जिस तरफ पहले लिविंग ग्रुप था उसके अपोजिट साइड पे 50% बनेगा रिटेन प्रोडक्ट, रिटेन्ड या रिटेंशन, इसे हम कहेंगे रिटेंशन। जिस तरफ पहले लिविंग ग्रुप अटैच था उसी तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। तो 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनेंगे आर 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 और न्यूक्लियोफाइल, दो प्रोडक्ट बनेंगे, दूसरा बनेगा इसका मिरर इमेज। एक प्रोडक्ट होगा आर कार्बन आर, ठीक है, ये आर प्राइम और न्यूक्लियोफाइल। अब ये डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट क्या होगी, वो हो जाएगी जिसमें उस तरफ अटैच हुआ न्यूक्लियोफाइल जिधर पहले अटैच था, दूसरा प्रोडक्ट उस तरफ हो जाएगा जिस तरफ नहीं था, उसकी अपोजिट साइड पे, मतलब बैक साइड पे। तो 50% रिटेन प्रोडक्ट, 50% इन्वर्टेड, और इस 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। और इस मिक्सचर को जिसमें 50% इन्वर्टेड 50% रिटेन्ड हो कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 प्रोड्यूस रेसिमिक मिक्सचर, SN2 प्रोड्यूस 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट। In SN1 50% retention, 50% inversion occurs, it is called racemization.
ये चीज़ें एमसीक्यूज में आ जाती हैं। व्हाट इज़ रेसिमाइजेशन? रेसिमाइजेशन इज़ 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, 100% इन्वर्जन, 100% रिटेंशन, नन ऑफ दीज। तो इस किस्म के एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये हो गए मैकेनिज्म तक की बात। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। SN2 का मैकेनिज्म सिंगल स्टेप था, एक ही स्टेप और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जनरली स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप जो होता है इज कॉल्ड RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। SN2 सिंगल स्टेप था, इसका मतलब है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन उन पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वर्सेस कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों पे डिपेंड करता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ सबस्ट्रेट की जगह समटाइम RX भी लिखा हो सकता है, अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट है। यहाँ पे पहला स्टेप स्लो था, दूसरा स्टेप फास्ट था। स्लो आयोनाइजेशन देन फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है SN2 का रेट अगर लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि पहले स्लो स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट था, अल्काइल हैलाइड था, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। रेट इक्वेशन फॉर SN2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट डाल दें, रेट इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट इंटू न्यूक्लियोफाइल। जबकि यहाँ रेट इक्वेशन क्या होगी? अगर SN1 की रेट इक्वेशन आ जाए तो रेट इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फॉर SN1 रिएक्शन। Rate of reaction depend upon both concentration of nucleophile as well as substrate. Rate equation में concentration की exponent term, ठीक है, यहाँ 1 और 1 है, ये हमें बताती है order of reaction, ठीक है। तो 1 + 1 it is second order, overall it is second order reaction. SN2 is second order, SN1 is first order reaction. Number of molecule participate in rate determining step give information about molecularity. इसे हम molecularity कहते हैं। Substrate and nucleophile both two molecules participate in rate determining step. It is bimolecular. Bimolecular reaction. यहाँ जो SN2 हम लिख रहे हैं not for order, it is molecularity. ये एक बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन है। SN2 स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिक्यूलर। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इट इज यूनिमोलिक्यूलर। तो SN1 स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। ये है हमारे पास कुछ फीचर्स जो कि SN1 और SN2 के हमें लाजमी मालूम होने चाहिए, ठीक है। दी टर्शरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट बाय अ मैकेनिज्म, ठीक है, दैट इज SN2 एंड गिव अ 50% इन्वर्टेड, 50% रेसमिक, 50% रिटेन प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड डैश, या व्हाट हैपेंस, व्हाट अकर्स, रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इस किस्म की चीज़ें सवालों में आती रहती हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड गिवन है, इट रिएक्ट वाया विच मैकेनिज्म। आपने सबसे पहले देखना है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अगर प्राइमरी है तो मैकेनिज्म SN2, अगर टर्शरी है तो SN1, अगर सेकेंडरी है तो बोथ, दोनों में से किसी से भी रिएक्ट कर सकता है, डिपेंड अपॉन कंडीशंस। अगर सॉल्वेंट पोलर होता है तो इट स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज करेगा, मैकेनिज्म SN1 होगा। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा तो मैकेनिज्म SN2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई टर्शरी अल्काइल हैलाइड गिव SN1 मैकेनिज्म, उसकी रीज़न है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पता होनी चाहिए।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन का ऑर्डर एमसीक्यूज में आ जाता है। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की भी बात करते हैं, कार्बेन आयन की भी करते हैं। कार्बेन आयन, कार्बोकैटाइन कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बेन आयन कहेंगे कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, इसे कार्बेन आयन कहते हैं। कार्ब एनाइन मिला के इसे प्रोनाउंस करेंगे कार्बेन आयन। कार्बो कैटाइन, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज कार्बो कार्बन से। अगर हमारे पास कार्बो कैटाइन है कार्बन पॉजिटिव, ये है टर्शरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी, और चौथा मेरे पास बच जाता है मिथाइल। हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई कार्बोकैटाइन विच वन इज मोर स्टेबल, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को डोनेटिंग ग्रुप कम कर रहा होगा, इसे स्टेबलाइज करेगा। अगर मैं कहता हूँ कार्बन पॉजिटिव अटैच टू OH तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के इसे स्टेबलाइज करेगा। ठीक है। टर्शरी के पास 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं, 1 2 3, सेकेंडरी के पास 2 हैं, प्राइमरी के पास 1 है, मिथाइल के पास कोई भी नहीं है, तीनों हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। अब इस डोनेटिंग इफेक्ट को, ये अल्काइल ग्रुप का डोनेटिंग इफेक्ट है, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बोकैटाइन टर्शरी इज मोर स्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू है। कार्बेन आयन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं भाई। कार्बेन आयन कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास 3 कार्बेन आयन बनेंगे, बल्कि 4 बनेंगे। एक तो है मिथाइल का, दूसरा आ गया कार्बेन आयन प्राइमरी, कार्बन नेगेटिव चार्ज के साथ एक अल्काइल, कार्बेन आयन सेकेंडरी, और तीसरा आ गया कार्बेन आयन टर्शरी। कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, कार्बेन आयन में क्या है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। नेगेटिवली चार्ज कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से अनस्टेबल है, डिस्टेबलाइज हुआ है। अगर कोई चीज़ इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबलाइज होगा। ये नेगेटिवली चार्ज है और 3 कार्बन इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। यहाँ 2 कार्बन मजीद इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ 1, यहाँ कोई भी नहीं। इसका मतलब है इसे मजीद अनस्टेबल करने वाले 3 ग्रुप, इसे अनस्टेबल करने वाले 2 ग्रुप, इसे अनस्टेबल करने वाला 1 ग्रुप, और इसके साथ कोई भी नहीं। तो मोस्ट स्टेबल इज द मिथाइल। मिथाइल से कम स्टेबल होगा प्राइमरी, प्राइमरी से कम स्टेबल होगा सेकेंडरी, सबसे कम स्टेबल होगा लीस्ट स्टेबल इज टर्शरी। ऑर्डर उलट हो गया, ठीक है, इनवर्स हो गया कार्बोकैटाइन के। टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल, प्राइमरी कार्बेन आयन इज मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, सबसे ज़्यादा मिथाइल, मिथाइल देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो कार्बेन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अपोजिट आएगा। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। एमसीक्यू में आ जाता है स्टेबिलिटी कौन सा, विच वन इज मोस्ट स्टेबल। तो अगर इस कार्बोकैटाइन के अलावा कोई कार्बोकैटाइन आ जाए जिस पे अल्काइल के अलावा कोई ग्रुप अटैच हो,
तो आपने देखना है जिस पे मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच है वो मोर स्टेबल होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई ग्रुप अटैच होगा तो वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकैटाइन के केस में, कार्बेन आइन के केस में इसको उलट कर। जी स्टूडेंट्स, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं SN1 और SN2 या जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ये तो अब हमें मालूम है कि मैकेनिज्म SN1 और SN2 कब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्काइल हेलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव हो सकता है। अगर CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा CH3CN नेगेटिव प्लस X नेगेटिव बनेगा। अगर हमारे पास अल्काइल हेलाइड है और न्यूक्लियोफाइल SCN नेगेटिव हो सकता है तो यहाँ पे CH3SCN आ जाएगा। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो सकता है OR, अल्का ऑक्साइड एज अ न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, कोई भी अल्का ऑक्साइड। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करेगा। इन सब ने क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना है। मैं सिर्फ एक की पोलैरिटी लिख रहा हूँ, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, सेम पोलैरिटी है CH3OR। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना अल्काइल नाइट्राइल, ठीक है, यहाँ पे अल्काइल SCN, ठीक है, आइसोसाइनेट कहते हैं इसको। ठीक है, आइसोसाइनाइड बना। यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट अगर अल्का ऑक्साइड एज अ न्यूक्लियोफाइल है या अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल है, हम अल्कोहल को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ करें या ROH कर देते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट ईथर है हमारे पास। तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है, आपको ये मालूम होना चाहिए। आप देखते ही बता सकते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है जब ये अल्का ऑक्साइड या अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होगी ईथर बनेगा। अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो हमारे पास एमीन बनेगा। अब यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी चारों बन जाते हैं, क्योंकि अमोनिया जब न्यूक्लियोफाइल के तौर पर रिएक्ट करता है प्राइमरी एमीन बनता आता है। प्राइमरी एमीन एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर जाता है विद अल्काइल हेलाइड, क्योंकि इसके पास भी लॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास। तो अगला नेक्स्ट स्टेप में एक सेकेंडरी एमीन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह सेकेंडरी एमीन टर्शियरी में चेंज हो जाता है, टर्शियरी एमीन क्वार्टरनरी में चेंज हो जाता है। जब क्वार्टरनरी अमीन में चेंज होता है, ठीक है, तो जो सॉल्ट बनता है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट कहलाता है। और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट अगर कोई हमारे पास टर्शियरी अमीन होगी और अल्काइल हेलाइड से रिएक्शन होगा तो बनने वाली प्रोडक्ट CH3 N पॉजिटिव X नेगेटिव होगा। इसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर यहाँ X की जगह Cl लगाऊं तो क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड। अगर सॉल्ट क्वार्टरनरी अमोनियम हेलाइड कह दें, अगर नाम लिखेंगे, वैसे इसे सॉल्ट कहेंगे जनरली। क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, क्वार्टरनरी अमोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो सकता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एनाइन, कार्बोक्सिलेट आइन एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर कार्बोक्सिलेट एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, बनने वाली प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट एस्टर होगा। CH3C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन ने इधर अटैक किया, हेलोजन को निकाल दिया CH3, तो बनने वाला प्रोडक्ट एक एस्टर आएगा हमारे पास। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है, एक कार्बोक्सिलेट आइन एज अ न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। ठीक है, तो हमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल गिवन हो, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजन निकाल के उसके नेगेटिव पार्ट या इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट के साथ रिएक्शन कराना है। और अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कहीं, प्लस CH3X, अब प्रोडक्ट क्या होगा, क्या सेकेंडरी अमीन बनेगी या ईथर बनेगा?
कौन सा, यहाँ पे दो ऐसे एटम हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक हैं। अगर तो कोई नेगेटिवली चार्ज होगा और दूसरा न्यूट्रल होगा तो नेगेटिव चार्ज इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। अगर दोनों विद लोन पेयर या दोनों विद नेगेटिव चार्ज, अब ये दोनों विद लोन पेयर हैं तो डिपेंड करेगा, अगर तो ये एक्सिस या 2 मोल में है तो इधर भी रिएक्शन हो जाएगा, इधर भी रिएक्शन हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, दोनों जगह पे अटैच हो जाएगा CH3। अगर 1:1 इक्विवेलेंट है तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और उधर रिएक्शन होगा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? लार्ज इन साइज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और किसका साइज लार्ज है, वो अटैक करेगा। अगर 1:1 तो यहाँ पे अटैक करेगा नाइट्रोजन और इसे डिस्प्लेस करेगा। जो प्रोडक्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए CH3CHNHCH3 प्लस OH अपनी जगह ऐसे ही बाकी रहेगा। ये प्रोडक्ट बनना चाहिए 1:1 इक्विवेलेंट के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। देन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की मौजूदगी में। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।